गांव के दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए मुझे खासा लंबा चक्कर काटना पड़ा। हरनाम चाचा मेरे इंतजार में खड़ा था। वहां मेरी गाड़ी भी मौजूद थी। चाचा वही बूढ़ा था जिसने मुझे कांता के अगवा की इत्तला दी थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, यहाँ गाड़ी लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई चाचा? चाचा ने हंसकर कहा, तकलीफ कैसी बेटा? कुछ दूर तक मनोहर से तुम्हारी गाड़ी को धक्का लगवाया ताकि इसके इंजन की आवाज से पुलिस वाले होशियार न हो जाएं। फिर गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ ले आया। मैंने 30 साल तक ट्रक चलाया है। मैंने कहा, ऐसा करो चाचा, अब तुम इस घोड़े पर चले जाओ। फिर मैंने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और चाचा से कहा, ये रख लो। वो बोला, मुझे इतना जलील मत करो बेटा, बूढ़ा जरूर हो गया हूँ मगर अभी तक। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, ये बात नहीं है चाचा, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। वो बोला, तुमने मुझे चाचा कहा है बेटे, बड़े बच्चों से लेते नहीं उन्हें देते हैं। फिर चाचा ने कहा, इसी पगडंडी पर सीधे चले जाना। 7-8 मील के बाद ये रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। वहां से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाना। उस रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद तुम मेन रोड पर पहुंच जाओगे। जाओ, अब देर मत करो। मैंने इंजन स्टार्ट किया और गियर में डालकर गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। जब मैं इलाहाबाद के उस इलाके में दाखिल हुआ जहां सरदार जी का बंगला था तो रात के 1:30 बजे का अमल था। सरदार जी के बंगले का मेन गेट चौपट खुला हुआ था। रात के उस पहर मेन गेट खुला देखकर मैं चौंक उठा और बंगले में दाखिल होने की बजाय सीधा निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने गाड़ी एक जगह रोकी और बंगले की तरफ पैदल चल दिया। बंगले में बिल्कुल सन्नाटा था। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदही कर रही थी। मैं मेन गेट से अंदर जाने की बजाय बंगले के अकब में चला गया। बंगले की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ कॉरिडोर में पहुंचा। वहां बहुत मध्यम रोशनी का बल्ब लगा हुआ था, मगर इतनी रोशनी बहरहाल थी कि मुझे कॉरिडोर के ऐन वस्त में कोई पड़ा दिखाई दिया। वो न जाने कौन था। किसी अनजान खतरे के पेश नजर मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई। मैं दबे पांव आगे बढ़ा। वो सरदार जी का मुलाजिम था। उसके सीने पर खासा गहरा जख्म था जिससे अभी तक खून रिस रहा था। उसके इर्द गिर्द का कालीन खून में तर हो रहा था। मैंने उसके जिस्म को हाथ लगाया। उसमें अभी हरारत बाकी थी। इसका मतलब ये था कि उसे मरे हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई। उसे उसी हालत में छोड़कर मैं दबे पांव अंदर की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में सरदार जी गैर फितरी अंदाज में पड़े हुए थे। उनके भी सीने पर गहरा जख्म था मगर वो अभी जिंदा थे और उखड़े उखड़े सांस ले रहे थे। मैंने सेंटर टेबल पर रखे हुए जग से पानी ग्लास में उंडेला और सरदार जी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। उन्होंने बमुश्किल तमाम आंखें खोली और डूबते हुए लहजे में बोले, पानी। मैंने जल्दी से उन्हें सहारा देकर उठाया और पानी का ग्लास उनके होंठों से लगा दिया। उन्होंने बहुत मुश्किल से एक घूंट पानी पिया। बाकी पानी इधर उधर बह गया। मैंने बुलंद आवाज में कहा, ये कैसे हुआ सरदार जी? वो बोले, तू यहाँ से फौरन निकल जा कामरान, यहाँ तेरे लिए। मैंने उसकी बात काटी। कहा, नहीं सरदार जी, मैं अभी तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सरदार जी ने कहा, ओए पागल, मुर्दों को भी किसी ने जिंदा किया है। उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर संभाला ले लिया था। फिर बोले, मुझे पता है कि मैं अब बचूंगा नहीं, तू वक्त जाया मत कर, अभी यहाँ पुलिस पहुंचने वाली होगी। मैंने हैरत से कहा, पुलिस? पुलिस का यहाँ क्या काम? सरदार जी ने कहा, वो हरामजादा डीएसपी बहुत चालाक था। उसने न जाने ये अंदाजा कैसे लगा लिया था कि ये बंगला किस इलाके में हो सकता है। वो तुम्हारे जाने के 2 घंटे के बाद यहाँ पहुंच गया। उस वक्त मैं घर में मौजूद नहीं था। उसने मेरे नौकरों से मेरे बारे में पूछा, फिर ड्राइंग रूम में बैठकर मेरा इंतजार करता रहा। उसे तहखाने की तलाश थी। ये कहकर सरदार जी खामोश हो गए और गहरे गहरे सांस लेने लगे। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो बोला, उसने नौकरों से तहखाने के बारे में भी पूछा मगर किसी ने उसे नहीं बताया। तहखाने का रास्ता कोई नौकर जानता भी नहीं है। उसने अपने तौर पर रास्ता ढूंढने की कोशिश की मगर उसे रास्ता नहीं मिला। वो यहाँ फोन करके पुलिस को बुला सकता था। सरदार जी ने कहा, वो पुलिस को भी बुला लेता मगर वो ये समझ रहा था कि वो तहखाना कहीं और है। पुलिस को देखकर हम लोग उसकी बेटी को न मार दें। मैं अभी वापस आया तो वो मेरे इंतजार में बैठा हुआ था। मैं अचानक उसे देखकर हैरान रह गया। मुझे देखते ही उसने रिवॉल्वर निकाल दिया और अपनी बेटी के बारे में पूछा। मैंने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। अचानक मेरा एक मुलाजिम वहां आ गया। वो लोग डीसीपी को मेरा दोस्त समझ रहे थे मगर रिवॉल्वर देखकर मेरा एक मुलाजिम उससे भिड़ गया। रिवॉल्वर तो उसके हाथ से निकल गया मगर उस हरामजादे ने फौरन ही तेज धार वाला खंजर निकाल लिया और अचानक मेरे मुलाजिम के सीने में घोंप दिया। ये देखकर मैं रिवॉल्वर की तरफ झपटा मगर उस वक्त तक डीसीपी भी रिवॉल्वर के लिए छलांग लगा चुका था। मैं ऐसे जाविये से गिरा था कि उसका खंजर मेरे सीने में पैवस्त हो गया। ये कहकर सरदार जी बुरी तरह हाँपने लगे, जैसे मीलों का सफर तय करके आए हों। वो अब तक अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर बोल रहे थे मगर अब यूं लग रहा था कि उनकी कुव्वत इरादी लम्हा बलम्हा दम तोड़ रही है।
उनकी आंखें धुंधला गई थीं और वो उखड़े उखड़े सांस ले रहे थे। मैंने चीख कर पूछा, वो लड़की कहाँ है? उन्होंने बोलते बोलते हिचकी ली, कहा, वो लड़की उसी जगह। फिर खून की कै कर दी। फिर वो पूरी कुव्वत मुज्तमा करके बोले, उस लड़की को वहां से निकाल लो वरना वो। उन्होंने दूसरी हिचकी ली और उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने तासुफ से सर हिलाया, हाथ पकड़कर सरदार जी की नब्ज महसूस की, कान लगाकर दिल की धड़कन सुनना चाही, मगर वहां मौत का सुकूत तारी था। मैंने सरदार जी की खुली हुई आंखों को बंद किया और उठ ही रहा था कि पीछे से कोई करख्त लहजे में बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना कामरान, वरना तुम्हारा हशर भी ऐसा ही होगा। मैं बुरी तरह चौंक उठा क्योंकि वो आवाज डीसीपी की थी। अपने दोनों हाथ सर पर रख कर मेरी तरफ घूम जाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। मैंने दोनों हाथ सर पर रखे और आहिस्तगी से उसकी तरफ घूम गया। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि डीसीपी उस वक्त भी तन्हा था। उसने रिवॉल्वर मुझ पर तान कर पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने उसी के लहजे में कहा, तैमूर कहाँ है? कहा, तुमसे यही तो तय हुआ था कि तुम तैमूर को वहां से रिहाई दिलवाओगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। डीसीपी गरज कर बोला, बको मत, क्या तुम मुझे बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा समझते हो? मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? हाँ, बिल्कुल तो नहीं समझता, मगर तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम उल्लू के पट्टे से भी आगे की चीज हो। डीसीपी आपे से बाहर हो गया, बोला, बकवास बंद करो, सीधी तरह मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो वरना। मैंने उसे फिर मुश्तिल करना चाहा, कहा, वरना वहीं मरने दे। मैं जानता था कि अपनी बेटी का पता पूछे बगैर वो मुझे मारेगा नहीं। वो तो सरदार जी को भी न मारता, वो बेचारे खामखा जद में आ गए। मैंने तस्हीक आमेज लहजे में कहा, सुनो मिस्टर डीसीपी, ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ कैद है, और अगर मैं मर गया तो तुम्हारी बेटी भी भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ कर मर जाएगी। जहाँ वो कैद है वहां ना अब खाने के लिए कुछ बचा होगा न पीने के लिए। डीसीपी बिफर कर बोला, हरामजादे, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा मस्क हो गया। बोला, मैं ब्लैकमेलर से नफरत करता हूँ, अपनी बेटी की परवाह भी नहीं करूंगा। आखिरी मर्तबा तुझसे पूछ रहा हूँ कि मेरी बेटी का पता बता दे वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने बेनियाजी से कहा, मार दो, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। मेरा ये इकदाम खुदकुशी के मुतरादिफ था, मगर मैं ये रिस्क लेने पर मजबूर था। वो मुश्तिल होकर होशो हवास खो सकता था, बेटी से मायूस होकर वो कुछ भी कर सकता था। उसने हेजानी अंदाज में कहा, अपनी जगह से हिलना मत। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा। मेरी नजर उसके रिवॉल्वर पर थी। वो होशो खैरत से बेगाना होकर किसी भी वक्त फायर कर सकता था। वहीं रुक जाओ कामरान, उसके लहजे में वहशत थी। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं फायर कर दूंगा। उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर नजरें जमाए जमाए मैं 2 कदम मजीद आगे बढ़ गया। अचानक मैंने महसूस किया कि उसकी उंगली का दबाव रिवॉल्वर के ट्रिगर पर बढ़ता जा रहा है। मैं एकदम फुर्ती से नीचे बैठ गया। फिर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए। मुझे डीसीपी से इतनी फुर्ती की तवक्को नहीं थी। फिर मैंने तेवरा कर उसे गिरते देखा तो हैरान रह गया। गोली उसके सीने में पैवस्त हो गई थी। मैं फौरन समझ गया कि दूसरा फायर डीसीपी ने नहीं किया बल्कि उस पे किसी ने किया है। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो फर्श पर गिर कर तड़पने लगा। मैंने घूम कर देखा तो मुझे खुशगवार हैरत हुई। वहां तैमूर खड़ा था। उसके हाथ में जो रिवॉल्वर था उसे वो अपनी उंगली पर यूं घुमा रहा था जैसे किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि किसी दरिंदे को हलाक किया हो। डीसीपी ने उखड़े उखड़े सांस लेते हुए कहा, मैं मर रहा हूं कामरान, एक एहसान कर दो, मेरी बेटी को घर पहुंचा दो। वो रुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा। बोला, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी। फिर वो निढाल हो गया। उसका जुमला अधूरा रह गया। मैंने कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी को हिफाजत से घर पहुंचा दूंगा। वो बोला, तुम बहादुर आदमी हो कामरान, मुसलमान भी हो, मुझे तुम्हारे वादे पर विश्वास। ये कहते हुए अचानक उसकी गर्दन ढलक गई। वो अपनी जिंदगी का सफर पूरा कर चुका था। मैंने तासुफ से सर हिलाया और हाथ मलता हुआ खड़ा हो गया। तैमूर ने हैरत से कहा, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ कामरान? मैंने कहा, लंबी बात है, फिलहाल तो यहाँ से निकलने की फिक्र करो। धमाकों की आवाज दूर तक गई होगी। मुमकिन है किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया हो। तुम कांता और ग्लोरिया के कमरे से तमाम जरूरी चीजें समेट लो। पुलिस को हमारी यहाँ मौजूदगी का सुराग नहीं मिलना चाहिए। तैमूर तकरीबन भागता हुआ ग्लोरिया और कांता के कमरे की तरफ गया। मैंने कॉरिडोर में जाकर बाहर का जायजा लिया। तैमूर ने आते हुए मेन गेट शायद बंद कर दिया था। बाहर हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। कॉरिडोर में पड़ी हुई सरदार जी के मुलाजिम की लाश ज़बान हाल बयान कर रही थी। देखो, मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो, वो घर से निकला होगा तो उसके गुमान में भी ना होगा कि अब मेरी लाश ही घर पहुंचेगी। वो जवान आदमी था,
उसके बच्चे अगर हुए भी तो इतने छोटे होंगे कि अभी मौत और जिंदगी की हकीकत से भी नाशना होंगे। उसकी लाश कॉरिडोर के ऐन दरमियान में पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जख्मी होने के बाद उसने भागने की कोशिश की थी, मगर मौत ने उसे मोहलत न दी। मैंने उसकी लाश घसीट कर एक कोने में कर दी। तैमूर ने कहा, मैंने सामान पैक कर लिया है कामरान, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? उस लड़की को वहां से निकालो और यहाँ से निकल चलो, पुलिस वाकई में पहुंचने वाली होगी। कोई लॉन की तरफ से बोला, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। मैं पथरा कर रह गया क्योंकि उस आवाज को मैं लाखों में पहचान सकता था। वो पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्जा की आवाज थी। मैंने एकदम उसकी आवाज की समत में फायर कर दिया। इस मर्तबा दूसरी समत से आवाज आई। मुझे पहले ही खदशा था कि तुम मेरी आवाज सुनते ही फायर करोगे, इसलिए मैंने उसी बरक रफ्तारी से अपनी जगह बदल ली। मैंने आवाज की समत में एक फायर फिर झोंक दिया। हुमायूं मिर्जा ने कहा, हिमाकत मत करो कामरान, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ, वरना अब तक यहाँ मरने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी शामिल होता। मैंने कहा, दोस्त हो तो फिर उसका सबूत दो, अपना रिवॉल्वर फेंको और दोनों हाथ उठाकर सामने आ जाओ। हुमायूं मिर्जा ने कहा, अपनी पूरी जिंदगी में इतना जलील मुझे किसी ने नहीं किया, मगर मैं ये भी करने को तैयार हूँ। उसने पहले रिवॉल्वर मेरी तरफ फेंका, फिर दोनों हाथ उठाकर मेरे सामने आ गया। मैं इसके बावजूद उस पर एतबार करने को तैयार नहीं था। मैंने तैमूर से कहा, कमिश्नर साहब की तलाशी लो, मैं इनकी तरफ से अब भी मुतमईन नहीं हूँ। तैमूर ने सर्द लहजे में कहा, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती कामरान, तुम क्या समझते हो कि मैं जादू के जोर से रिहा हो गया हूँ? मैंने कहा, तुम्हारी रिहाई की दास्तान मैं बाद में सुनूंगा, पहले तुम इसकी तलाशी लो। तैमूर ने तल्ख लहजे में कहा, यही तो मैं बता रहा हूँ कामरान साहब, मुझे हवालात से हुमायूं मिर्जा ने फरार करवाया है। तैमूर की बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। तैमूर को हवालात से फरार करा के उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अगर ये बात खुल जाती तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी और उस पर मुकदमा भी चल सकता था। तैमूर ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर मिर्जा, कामरान की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कसूर असल में इसका भी नहीं है, इसे इतने तल्ख तजर्बात हुए हैं कि अब ये अपने साए से भी डरता है। हुमायूं मिर्जा हंसकर बोला, इट्स नेचुरल, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, बस मेरी जिंदगी ही थी कि मैं बच गया, वरना कामरान का निशाना तो गजब का है। मुझे अगर इनके बारे में पहले से मालूम ना होता तो शायद इन्हीं झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी होती। मैंने कहा, मुझे अफसोस है हुमायूं मिर्जा साहब। हुमायूं मिर्जा खुश दिली से बोला, कम ऑन कामरान, तुम्हारा रवैया मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था, अगर इससे मुख्तलिफ होता तो मुझे हैरत होती। ऐसा शख्स जो किसी अजनबी मुल्क में हो और मौत कदम कदम पर घात लगाए बैठी हो तो वो इतना ही मोहतात होता है। मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। फिर वो हंसकर बोला, मगर तुमने जलते हुए सिगार से जो जख्म मुझे लगाए हैं उन्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। मैंने कहा, मैंने बताया ना कि उस वक्त मैं। हुमायूं मिर्जा ने मेरी बात काट दी, बोला, किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। फिर वो चौंक कर बोला, अभी कुछ देर पहले यहाँ फायरिंग हुई है, उसकी आवाज दूर तक गई होगी, हो सकता है किसी ने पुलिस को फोन कर दिया हो और पुलिस यहाँ पहुंचने वाली हो। तैमूर ने मेरी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। मैं खुद भी वहां से निकलने के हक में था, मगर मुझे ग्लोरिया की फिक्र थी। वो अगर पुलिस की मौजूदगी में यहाँ आ जाती तो खामखा मुसीबत में फंस जाती। हुमायूं मिर्जा ने कहा, मेरा ख्याल है कि आप लोग फौरी तौर पर ये जगह छोड़ दें, पुलिस के आने के बाद इस बंगले को सील करना पड़ेगा। चाहता तो मैं भी यही था, मगर फौरी तौर पर कोई ऐसा ठिकाना भी तो मेरी नजर में नहीं था कि मैं अपने साथियों समेत वहां शिफ्ट हो जाता। मैं इस सिलसिले में हुमायूं मिर्जा पर भी एतबार नहीं कर सकता था। वो लाख अपनायत का मुजाहिरा कर रहा था, मुसलमान था, मगर था तो बहरहाल भारतीय पुलिस का कमिश्नर। मेरी नजर में दुनिया की हर पुलिस नाकाबिल एतबार थी, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान की पुलिस तो किसी भी तौर काबिल एतबार नहीं। मेरा नाम भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसीज के लिए दहशत की अलामत था। मुमकिन है हुमायूं मिर्जा ने तैमूर को जेल से फरार करा के मेरा एतमाद जीतने की कोशिश की हो। यह भी मुमकिन था कि वो तैमूर के जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता हो और बेखबरी में मुझे छाप लेना चाहता हो। मगर जब उसने मामला बिगड़ते देखा तो मेरा एतमाद हासिल करने के लिए एकदम रंग बदल लिया। मैं जितना इस पहलू पर गौर कर रहा था, मेरे शुबहात पुख्ता होते जा रहे थे कि हुमायूं मिर्जा मुझे ट्रैप करना चाहता है, वो भी तनतनहा, ताकि पूरे इंडिया में उसकी बहादुरी की धूम मच जाए। मुझे गिरफ्तार करके वो रातों रात हीरो बन सकता था। मैंने थाने की हवालात में उसके साथ जो सलूक किया था वो उसे भी नहीं भूला होगा, फिर वो क्यों मेरा इतना जबरदस्त खैरखा हो गया। हुमायूं मिर्जा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या सोच रहे हो कामरान, हमारे पास वक्त नहीं है, यहाँ पुलिस के एक आला अफसर के अलावा और मर्डर्स भी हुए हैं। अभी थोड़ी देर में ये पूरा इलाका पुलिस की नाकाबंदी में होगा, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। तैमूर ने कहा, कामरान शायद ये सोचकर परेशान हो रहा है कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाएं। हुमायूं मिर्जा ने कहा, डोंट वरी,
फिर आहिस्ता से बोला, जगह तो मेरे पास बहुत है, मगर मेरा अंदाजा है कि कामरान मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर हुमायूं मिर्जा, मैं यहाँ अजनबी जरूर हूँ मगर बेजारो मददगार नहीं हूँ। मेरे पास अब भी 85 ठिकाने हैं। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा अपना सामान समेटो और डीसीपी की बेटी को इनके हवाले कर दो। हरी अप। हमारा सामान था ही क्या, चंद जोड़े कपड़े और जरूरियात की दूसरी चीजें। तैमूर ने वो तमाम सामान बड़े से एक सूटकेस में भर लिया। फिर मुझे ग्लोरिया और कांता के सामान का ख्याल आया। मैंने उनके कपड़े, खास तौर पर कांता का वो छोटा सा बक्स एक सूटकेस में रख लिया जिसमें बाबा की जड़ी बूटियां थीं। इस दौरान मैं तैमूर डीसीपी की बेटी को भी तहखाने में से निकाल लाया। वो बेचारी शायद गहरी नींद में थी, इसलिए उसकी आंखों में अब तक नींद का खुमार था। तैमूर उसे उस तरफ नहीं ले गया जहां उसके बाप की लाश थी। लड़की मुतवहश नजरों से हम लोगों को देख रही थी। हुमायूं मिर्जा ने भारी लहजे में कहा, चलो बेटी घर चलें। लड़की ने घूमकर हुमायूं मिर्जा को देखा, फिर शायद वो उसे पहचान गई और बोली, अंकल क्या मेरे डैडी आ गए? हुमायूं मिर्जा ने कहा, हाँ बेटी चलो जल्दी करो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ ठहरोगे। अगर तुम्हें मेरी तरफ से इत्मीनान हो जाए तो मुझसे फोन पर कांटेक्ट कर लेना। ये कहकर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। मैं और तैमूर भी सूटकेस उठाकर बाहर आ गए। मेरी गाड़ी वहां से कुछ फासले पर थी। मैं सूटकेस कंधे पर रख कर तेजी से उस तरफ बढ़ गया। तैमूर मेरे पीछे पीछे था। अब मैं जल्द से जल्द उस इलाके बल्कि इस मुल्क से ही निकल जाना चाहता था। विनोद पांडे जेल में था। वो खुफिया कागजात और माइक्रोफिल्म्स मेरे कब्जे में थी। मैं जब चाहता वो दस्तावेजात वहां से निकाल सकता था। यही सोचता हुआ मैं गाड़ी तक पहुंच गया। मैंने डिग्गी खोलकर दोनों सूटकेस रखे और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी धूल और मिट्टी में अटी हुई थी, मगर अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसे साफ करता। तैमूर ने पैसेंजर सीट पर बैठते हुए पूछा, अब कहाँ का इरादा है? मैंने कहा, मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया, फिर गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई। मैंने कहा, अपने अकब का ख्याल रखना, वो हरामजादा पुलिस कमिश्नर बहुत अय्यार है। तैमूर बोला, तुम अभी तक उसकी तरफ से बदगुमान हो? उसके लहजे में हैरत से ज्यादा चिल्लाहट थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी अक्ल तो बाज़ औक़ात घास चरने चली जाती है। तुम जानते हो मैंने उसके साथ थाने में क्या सलूक किया था? जलते हुए सिगार से उसके जिस्म पर इतने दाग लगाए थे कि कम से कम 1 महीने तक वो उनकी सोजिश महसूस करता रहेगा। मैंने उसके साथ बदतरीन मुजरिमों वाला सलूक किया था और उसे बेलिबास करके वहीं बांध आया था। क्या हुमायूं मिर्जा अपनी ये तौहीन फरामोश कर सकता है? तैमूर ने कहा, ये सब बातें वो मुझे बता चुका है। वो तुमसे कोई खास काम लेना चाहता है। मैंने तंज़िया अंदाज में पूछा, और वो खास काम क्या है? वो यहाँ का पुलिस कमिश्नर है। इसके बरक्स मैं क्या हूँ? पाकिस्तान और भारत दोनों की नजर में दहशतगर्द, मफरूर, कातिल, जिसे सर छुपाने के लिए ठिकाना तो मैसर है नहीं। और उससे काम लेना चाहता है पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्जा, जिसका खानदान पुश्तों से हुक्मरान पार्टी का वफादार है, जिसके बड़े आज भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, MP और MLA हैं। तैमूर ने एहतिजाज किया, बोला, आप एक दफा उससे पूछ कर तो देखें कि वो क्या चाहता है। मैंने हंसकर कहा, ओए अकल्लू हथ पा पागला, तू उसकी वकालत क्यों करी जा रहा है? वो तेरा मामा लगता है। तैमूर बेसाख्ता हंसने लगा, बोला, अब आया ना मजा। एक अरसे से तुम्हारी जबान से पंजाबी सुनने को तरस गया था। मैंने हंसकर कहा, ये फिर आप मुझे मस्का लगा रहे हैं। सरदार जी से मैं अक्सर पंजाबी में ही बातचीत करता था। फिर मैंने चौंक कर कहा, इन बातों को छोड़ो, फिलहाल तो ये सोचो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तैमूर ने कहा, मेरा ख्याल है कि दोबारा जग्गू के गाँव चलते हैं। मुझे भी उसकी तजवीज माकूल नजर आई। पुलिस वहां से अब तक जा चुकी होगी, मुमकिन है वहां जग्गू से भी मुलाकात हो जाए। उस वक्त वो भी हमारे काम आ सकता था। रही ग्लोरिया, तो वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। वो बाज़ाब्ता तौर पर वहां आई थी। उसका सिफारत खाना जरा सी देर में पूरे भारत को तिगनी का नाच नचा सकता था।